आज हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मामला जिसमें प्यार ने शक का रूप लिया और शक ने बदल दिया जिंदगी को मौत में। कहानी शुरू होती है नालासोपारा के ओम साई चौल से, जहां 33 साल का विजय चौहान अपनी पत्नी चमन देवी यानी गुड़िया, विजय उसे प्यार से कहता था, और 6 साल के बेटे के साथ रहता था। विजय पेशे से एक राजमिस्त्री था, मेहनती, ईमानदार और अपने परिवार के लिए समर्पित। इतना भरोसा करता था अपनी पत्नी पर कि उसने अपने जीवन भर की कमाई से जो घर खरीदा वो भी उसी गुड़िया के नाम पर कर दिया। वो सोचता था अब उसका सपना पूरा हुआ है, अब उसका प्यारा सा परिवार सुरक्षित है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी घर की दीवारों के पीछे एक खतरनाक राज धीरे धीरे पनप रहा है। 21 जुलाई 2025 एक दिन विजय अचानक गायब हो गया। उसके दोनों भाई अखिलेश और दीपक बार बार फोन करते, पर फोन लगातार स्विच ऑफ आता। वो जब भी अपनी भाभी चमन से पूछते वो टाल देती। कभी कहती विजय लड़कर कुर्ला चला गया है, कभी कहती थोड़ा गुस्सा है, लौट आएगा। दिन बीतते गए मगर विजय का कोई अता पता नहीं। फिर कुछ दिन बाद जब अखिलेश और दीपक घर पहुंचे, दरवाजा बंद मिला, भाभी गायब थी और उसका फोन भी बंद। शक अब डर में बदल चुका था। दोनों भाइयों ने पड़ोसियों की मदद से विजय के घर का ताला तोड़ा। घर अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी अखिलेश की नजर फर्श पर लगी कुछ नई टाइल्स पर पड़ती है। घर की बाकी टाइल्स पुरानी थी, पर बीच में लगी 3-4 टाइल्स बिल्कुल नई और अलग रंग की थी। ये देखकर अखिलेश को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने बड़े भाई अजय को बुलाता है। अजय भाई, आप तो मिस्त्री हो, ये देखो ये टाइल्स नई क्यों है? अजय टाइल्स को ध्यान से देखकर, अरे हाँ, ये तो मैंने ही लगाई थी कुछ दिन पहले। तेरी भाभी ने फोन करके कहा था कि बाथरूम की पाइपलाइन लीक हो रही थी। तभी एक पड़ोसी सिराजुल बोलता है, पाइपलाइन? लेकिन इस घर में तो कोई टंकी है ही नहीं। जिस बिल्डर ने ये घर बेचा उसने खुद कहा कि यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है। अजय ने बताया कि कुछ दिन पहले भाभी चमन ने ही उसे पाइपलाइन ठीक करने के बहाने ये टाइल्स लगाने के लिए बुलाया था। लेकिन जब पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वहां तो कोई पाइपलाइन है ही नहीं। अब सबके चेहरों का रंग उड़ गया। नई टाइल्स, झूठी पाइपलाइन, सपने की बात और गायब भाभी, कड़ियां एक डरावनी तस्वीर बना रही थीं और सभी का शक उस जगह और गहराता गया। अखिलेश ने अपने कांपते हाथों से एक हथौड़ा उठाया, पहली टाइल पर वार किया। एक एक कर टाइलें टूटती गईं। पहले मिट्टी दिखी, फिर एक सड़ी हुई बदबू ने पूरे कमरे को भर दिया। सब भाग खड़े हुए, लेकिन जब खुदाई गहराई तक पहुंची तो वहां एक लाश मिली, सड़ी गली, लेकिन कपड़ों से पहचानी गई। वो विजय चौहान ही था। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। नालासोपारा पुलिस, फॉरेंसिक टीम सब मौके पर पहुंच गए। अब जांच शुरू हुई और 2 नाम सामने आए, चमन देवी और उसका पड़ोसी प्रेमी मोनू शर्मा। दोनों फरार थे। पुलिस ने दोनों की तलाश में कई टीमें लगा दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ एक और किरदार लगा, सर्वेश गिरी, एक मोबाइल की दुकान का मालिक। परिवार ने आरोप लगाया कि सर्वेश ने चमन को भगाने और पैसे निकालने में मदद की थी। अब पुलिस सर्वेश गिरी से पूछताछ करने के लिए उसकी दुकान जाती है तो वो पुलिस को अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैं विजय का दोस्त था। पिछले 6 साल से मेरी और उसकी जान पहचान थी और चमन मेरे पास 9 तारीख को एटीएम का पिन बदलवाने आई थी, तो मैंने एटीएम का पिन बदलवा दिया था। और चमन ने मुझे ये भी बताया था कि विजय 10 दिन से गायब है, तो मैंने चमन को पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने को कहा था। लेकिन वो डरने का नाटक करने लगी थी और उसी रात मैंने उसके भाई अखिलेश को ले जाकर तुलिंज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। पुलिस ने सर्वेश से कई दिनों तक पूछताछ की, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने पर उसे क्लीन चिट दे दी गई। असली कातिल अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। चमन बहुत शातिर थी। उसने भागते समय अपना और मोनू का फोन बंद रखा था। लेकिन पुलिस के पास एक सुराग था, विजय का मोबाइल और सिम कार्ड, जो चमन अपने साथ ले गई थी। कुछ दिनों बाद जब पुणे में छिपी चमन ने पैसों के लिए विजय का फोन ऑन किया, बस वहीं से पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। पुलिस ने दबिश दी। मेडिकल स्टोर के पास एक औरत दुपट्टे से चेहरा ढके खड़ी थी। हवा का झोंका आया, चेहरा दिखा और पुलिस ने बिना देर किए उसे और मोनू दोनों को वहीं धर दबोचा। उन्हें पुणे से वापस नालासोपारा के पहलार पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां वसई कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब बारी थी उस राज पर से पर्दा उठाने की जो उस कब्र वाले कमरे में दफन था। सवाल अभी भी वही थे, हत्या असल में किसने और कैसे की? और इस कहानी में मोनू का असली रोल क्या था? पुलिस के सामने 2 आरोपी थे और दोनों की कहानियां अलग अलग थीं। चमन और मोनू जो बाहर एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते थे, अब इंटेरोगेशन रूम में एक दूसरे को बचाने का नाटक कर रहे थे। चमन ने कबूल किया कि हत्या उसने की है। वो बार बार यही कहती रही कि मोनू निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। उधर मोनू शर्मा, जो पहले तो कुछ भी बोलने से इनकार करता रहा, बाद में कहानी को एक नया मोड़ देने लगा। एक थ्योरी के मुताबिक उसने कहा कि हत्या उसने की है। जब चमन सब्जी लेने बाहर गई थी तब विजय से उसकी लड़ाई हुई
और उसने विजय को मार दिया। वो अपनी प्रेमिका चमन को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये उनका वो लैला मजनू वाला प्यार था जिसने एक बेगुनाह की जान ले ली थी। पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए दोनों आरोपियों को अलग अलग क्राइम स्पॉट पर ले जाकर सीन को रिक्रिएट किया। जब चमन को वहां ले जाया गया तो मोहल्ले की औरतें गुस्से में चिल्लाने लगी, इसे हमारे हवाले कर दो, इसने पूरे औरत समाज को कलंकित किया है। वहीं मोनू शर्मा को जब लाया गया तो वो पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगा। पुलिस ने मोनू की निशानदेही पर नाले में फेंकी गई टूटी हुई टाइल्स और घर के अंदर से हत्या में इस्तेमाल फावड़ा, घमेला यानी तसला और विजय का मोबाइल फोन बरामद किया। विजय की पत्नी चमन देवी की इस दोहरी दुनिया का दूसरा और सबसे अहम किरदार था 20 साल का मोनू शर्मा। पड़ोस में ही रहने वाला मोनू विजय के सबसे छोटे भाई दीपक का बेस्ट फ्रेंड था और विजय को अंकल और चमन को भाभी भाभी कहकर पुकारता था। लेकिन यह दिखावे का रिश्ता कब हवस और दीवानगी की हदों को पार कर गया किसी को पता ही नहीं चला और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। यहीं से शुरू हुआ वो धोखे का वो सिलसिला जो करीब 1 साल तक चला। विजय जब काम पर चला जाता था तो मोनू का चमन के घर आना जाना लगा रहता था। विजय को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। उसका 6 साल का बेटा भी अपनी तोतली जबान में उसे सब कुछ बता देता। और एक दिन विजय काम पर से अचानक घर लौट आता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। उसके बाद इस बात को लेकर घर में रोज झगड़े होते थे। विजय उसे समझाता, धमकाता और कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठा देता था। एक बार तो मामला इतना बढ़ गया था कि विजय ने मोनू के घर जाकर उसकी मां से शिकायत की थी और मोनू के परिवार और विजय के बीच एक तरह का समझौता हुआ था जिसमें विजय ने कहा था कि वो अपनी पत्नी को समझाएगा। विजय को लगा कि उसने अपनी पत्नी को डरा धमकाकर सुधार दिया है, लेकिन वो गलत था। चमन समझने वालों में से नहीं थी, वो और भी शातिर हो गई थी। विजय के काम पर जाते ही वो फिर से मोनू को घर बुला लेती थी और फिर से अवैध संबंध बनाती थी। तारीख थी 1 जुलाई 2025। उस रात विजय चौहान शराब के नशे में घर लौटा था। घर में खाना नहीं बना था और इसी बात पर दोनों में फिर से भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई का कारण वही पुराना था, मोनू। बच्चे ने फिर अपने पिता को बता दिया था कि माँ दिन भर मोनू से बात करती रही है। उस रात विजय ने अपना आपा खो दिया और चमन की बेरहमी से पिटाई कर दी। अब गुड़िया को लगने लगा था कि विजय उसकी जिंदगी की राह में एक रुकावट बन चुका है और वो जानती थी कि विजय के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और उसने 6 लाख रुपए का बीमा नहीं कराया है। बस यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, अगर ये आदमी रास्ते से हट जाए तो पैसा और आजादी दोनों ही मिलेगा। और तभी उसने फैसला कर लिया कि वो इस रोज रोज के कीच कीच को आज हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जब विजय नशे में गहरी नींद सो गया तो चमन ने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गईं। एक पति जिसने अपनी पत्नी को गुड़िया समझकर अपनी पूरी दुनिया उसके नाम कर दी थी, उसी गुड़िया ने उसे मौत की नींद सुला दिया था। घर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो जल्द ही पूरे देश को झंझोरने वाला था। हत्या तो हो गई थी, एक पति अपनी ही पत्नी के हाथों मारा जा चुका था, लेकिन अब सवाल था लाश का। एक छोटे से चौल के कमरे में लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए? घबराई हुई चमन ने फोन मिलाया अपने 20 साल के प्रेमी मोनू शर्मा को। पुलिस के सूत्रों की माने तो मोनू ने ही उसे लाश को घर में ही दफनाने का वो खौफनाक आइडिया दिया था जो किसी क्राइम शो के स्क्रिप्ट जैसा लगता था। उसने कहा, इसे खोद के गाड़ देते हैं। अगले दिन सुबह जब 6 साल का मासूम बेटा स्कूल चला गया तो चमन ने दुनिया की सबसे घिनौनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने लाश को बिस्तर में ही एक गद्दे में लपेटकर छुपा दिया और एक सामान्य गृहिणी की तरह घर के काम करने लगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस साफ सुथरे दिखने वाले कमरे में बिस्तर पर एक लाश छुपी हुई है। फिर वो घर से निकली और सीधे धानुबाग नाके पर गई। वहां उसने दिहाड़ी पर काम करने वाले 2 मजदूरों को खोजा और जब मजदूर ने चमन से पूछा, बहन जी ये बेडरूम में गड्ढा क्यों खुदवा रही हो, तो चमन ने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, अरे भैया पानी की टंकी लगवानी है, ड्रेनेज का पाइप जाम हो गया है, उसी के लिए जगह बना रहे हैं। मजदूर बेचारे क्या जानते थे कि वो पानी की टंकी के लिए नहीं बल्कि एक इंसान की कब्र खोद रहे हैं। उन्होंने 4-5 फीट गहरा गड्ढा खोदा और अपनी मजदूरी ली और चले गए। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी तब चमन और मोनू ने मिलकर विजय की लाश को उस गड्ढे में धकेल दिया और ऊपर से मिट्टी भर के उस पर पानी डाल दिया ताकि मिट्टी बैठ जाए। लेकिन कहानी का सबसे क्रूर, सबसे अकल्पनीय और सबसे घिनौना मोड़ तो अभी बाकी था। कच्ची मिट्टी पर किसी को शक ना हो इसके लिए उस पर टाइल्स लगवाना जरूरी था और इस काम के लिए चंबन ने जिसे चुना उसके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसने फोन किया अपने देवर यानी विजय के सबसे बड़े भाई अजय चौहान को और बोली, अजय भैया नमस्ते, घर में थोड़ा काम है, एक आध टाइल टूट गई है वो लगानी है। अजय उधर से बोलता है, अरे विजय कहाँ है, वो खुद कर लेता है, मैं आज काम पे हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा। फिर चमन बोलती है, वो तो गुस्से में लड़ाई करके कुर्ला काम पे गए हैं, कह रहे थे कुछ दिन नहीं आएंगे, उन्होंने आपके लिए 1000 रुपए दिए हैं सामान के लिए, आप कल आके कर देना।
अजय अपनी भाभी की चाल से पूरी तरह अनजान था। अगले दिन सुबह करीब 11 बजे वो काम करने पहुंच गया। उसने देखा कि जहां टाइल्स लगानी थी वहां मिट्टी का लेवल बराबर था। उसने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, और अपनी भाभी यानी चमन से बोलता है, इसमें तो ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सी चुरी और सीमेंट ले आता हूं और लगा देता हूं। भाभी बोली, ठीक है भैया, 1000 रुपए दे के गए हैं। उसके बाद अजय ने पैसे लिए और सामान लाकर काम शुरू कर दिया। अजय चौहान बड़ी सफाई से सीमेंट का लेप लगा रहा था। वो एक एक करके नई टाइल्स बिछा रहा था, ये जाने बिना कि हर टाइल के नीचे उसके अपने भाई की लाश दफन है। काम करते करते उसने अपनी भाभी से पूछा भी, भाभी इस घर में पानी की टंकी खोदने की क्या जरूरत पड़ गई? चमन शांति से जवाब देती है, पाइप जाम हो गई थी तो भैया बोले कि इसे हमें खुदवा कर बनवा देते हैं। अजय को उसकी बात पर यकीन हो गया। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि सिर्फ 2-3 टाइलें ही टूटी, वरना 5 फीट खोदना पड़ता तो मेरा काम बढ़ जाता। काम खत्म करने के बाद उसने एक अच्छे देवर की तरह बची हुई 5-6 घमेला मिट्टी को भी खुद बाहर नाले में फेंक दिया ताकि भाभी को तकलीफ ना हो, और फिर वो चला गया, इस बात से बेखबर कि वो अनजाने में अपने ही भाई की कब्र को पक्का करके आया है। और चमन, वो खामोशी से अपने देवर को अपने ही पति के कब्र पर टाइल्स लगाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। दिन हफ्तों में बदल रहे थे। ओम साईं चोल के उस छोटे से कमरे में चमन देवी अपने बेटे के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रही थी। वो उसी कमरे में खाती पीती और सोती थी जिसके फर्श के नीचे उसके पति की लाश दफन थी। दूसरी तरफ बिलापाड़ा में रह रहे विजय के भाई अखिलेश और दीपक अब बुरी तरह परेशान थे। अखिलेश ने हाल ही में एक नया कमरा खरीदा था और उसे मालिक को पैसे देने थे, जिसके लिए उसे अपने भाई विजय से बात करनी थी, लेकिन विजय का फोन लगातार बंद आ रहा था। अखिलेश ने अपने भाई दीपक को फोन किया और बोला, दीपक भैया का फोन अब भी बंद है, सेठ रोज फोन कर रहा है, भाभी से बात हुई? दीपक ने जवाब दिया, हुई थी भैया, वही पुराना बहाना, कभी कहती हैं कुर्ला गए हैं, कभी कहती हैं फोन बदल लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाइयों का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था, लेकिन उनके पास शक करने का कोई ठोस कारण नहीं था। इसी बीच गांव में रह रही उनकी बूढ़ी मां को न जाने क्या अंदेशा हुआ। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे दीपक को फोन किया, दीपक बेटा, तेरी भाभी बच्चे के साथ अकेली है, विजय भी घर पर नहीं है, तू आज रात वहीं जाकर सो जा, अकेली औरत का घर ठीक नहीं। मां के कहने पर उस रात यानी 18 जुलाई की रात दीपक अपने भाई विजय के घर सोने चला गया। चमन ने उसे खाना दिया, सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर उस रात दीपक की नींद एक भयानक और अविश्वसनीय सपने ने तोड़ दी। आधी रात के करीब दीपक को सपने में उसका भाई विजय दिखाई दिया। विजय दर्द में था और जैसे जमीन के नीचे से बोल रहा हो। उसकी आवाज दीपक के कानों में गूंज रही थी, भाई दीपक, तुम मेरे ऊपर क्यों सोया है, मुझे दर्द हो रहा है। दीपक हड़बड़ाकर पसीने से लथपथ होकर उठ बैठता है। वो घबराकर चारों तरफ देखता है, कमरा शांत है। और फिर अगली सुबह दीपक ने यह डरावना सपना अपने भाई अखिलेश को बताया। अब भाइयों का शक एक अनजाने खौफ में बदल चुका था। उन्होंने फैसला किया कि आज वो इस मामले की तह तक जाकर रहेंगे। लेकिन जब वे 21 जुलाई को विजय के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। उन्होंने अपनी भाभी चमन को फोन किया, लेकिन अब उसका भी फोन बंद था। पड़ोसियों ने बताया कि वो 2 दिन पहले 19 जुलाई को बच्चे के साथ कहीं चली गई है, और वो ही सब हुआ जो मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था। पुलिस ने उन 2 मजदूरों को भी ढूंढ निकाला जिनसे कब्र खुदवाई गई थी, और उन्हें केस में मुख्य गवाह बनाया गया। 7 दिनों के रिमांड के बाद पुलिस ने कोर्ट से और समय मांगा और कस्टडी को 4 दिन और बढ़ा दिया गया। इस पूरी जांच के बाद जो तस्वीर सामने आई वो ये थी कि हत्या चमन देवी ने ही गुस्से में आकर अपने पति विजय का गला घोंटकर हत्या की थी। मोनू का रोल, मोनू शर्मा हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन उसने लाश को ठिकाने लगाने, कब्र खुदवाने का आइडिया देने और सबूत मिटाने में पूरी मदद की थी। वो इस अपराध की साजिश में बराबर का हिस्सेदार था। ये केस अब अदालत में है, जहां इन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं, ये एक आईना है जो दिखाता है कि लालच, हवस और झूठ किसी भी इंसान को राक्षस बना सकते हैं। अब सवाल ये है, उस 6 साल के मासूम का क्या, जिसने अपनी मां को अपने पिता का कातिल बनते देखा? क्या हमारे समाज में रिश्तों की कोई कीमत बची है? क्या भरोसा अब सिर्फ नाम का रह गया है? ये कहानी खत्म नहीं होती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको ये सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए। धन्यवाद।